बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सहरिश। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जिस तरह से कल हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि किस तरह से जो है एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसमें हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो 20,000 अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे, उसमें 19,990 पास हो रहे थे, 8 डिफ्लेक्ट हो रहे थे और 2 बाउंस बैक हो रहे थे। ठीक है, उसके रीजंस भी हमने दिए थे कि क्यों वो जो है इस तरह से हो रहे। अच्छा, उसके मेन पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज जो है, आज हम उसके डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या क्या खामियां है। डिफेक्ट्स का मतलब है कि क्या ड्रॉबैक्स डिमेरिट्स है, उसमें खामियां क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। जिस तरह से वो कह रहा था कि जो प्लेनेटरी मॉडल होता है, ठीक है, जो सोलर सिस्टम जिस तरह से होता है कि सारे जो सितारे होते हैं वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं वो तो चार्ज बॉडीज़ होते हैं, जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं और सन जो होता है वो तो चार्ज बॉडीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन जो है इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सवेल थ्योरी की कि मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज बॉडीज होते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है मुसलसल रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब मुसलसल रिवॉल्व रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी भी कंटिन्यूसली रिलीज करती है। और फिर वो कहता है कि इसी तरह से जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं होता, क्योंकि अगर इस तरह से होता है तो ये वर्ल्ड जो है ये तो पूरी जो मैटर से बनी है, तो आज फिर ये दुनिया नहीं होती। अच्छा, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। तो फिर नेक्स्ट इसका है कि वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रेडिएट करती है, मतलब एनर्जी रिलीज़ करती है कंटिन्यूसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द, तो इसी वजह से एनर्जी भी कंटिन्यूसली रिलीज़ होती है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम चाहिए था कि बने, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बजाय लाइन स्पेक्ट्रम जो थी वो एक्चुअली हमारे साथ आ रही थी। अच्छा, स्पेक्ट्रम जो होती है ये लाइट की एक बैंड होती है, इस तरह से जिस तरह से रेनबो होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कोई मतलब दरमियान में कोई खाली जगह नहीं होती, बल्कि एक पूरी बैंड होती है लाइट की, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम जो होती है एक कलर की लाइट होती है, फिर दूसरी होती है दरमियान में एक खाली ब्लैक जगह भी होती है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होती कलर्स की। लेकिन यहाँ पे जो था लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था, तो इसी वजह से ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो था वो एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। तो ये जो है उसके कुछ डिमेरिट्स है और ड्रॉबैक्स है। अच्छा, ये जो नीचे है तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, आप लोग को नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो है इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके इर्द-गिर्द ये जो है, ठीक है, तो ये शेल्स है, इसको वैलेंस इसको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इसको शेल्स भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।